बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 104 के सब्जेक्टिव प्रिपरेशन फ़ाइनल टर्म के पार्ट 2 के साथ। पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 1 भी आपने कंप्लीट देखना है। पार्ट 1 कंप्लीट देख के आपने पार्ट 2 पे आना है। इंशाल्लाह ताला आपकी फुल जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी। आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम जो है वो लॉजिक्स का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये पार्ट 2 है, इसको भी आपने कंप्लीट देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राइट फॉलोइंग कंपाउंड प्रपोजिशंस इन नोटेशंस। कंपाउंड प्रपोजिशंस कौन सी होती है? ऐसी प्रपोजिशन जिनको हम जो है वो इस बनाते हैं दो प्रपोजिशंस को जोड़कर, उनमें जो एंड और का इस्तेमाल करके, यानी जब हम एंड और को इस्तेमाल करके दो प्रपोजिशंस को जोड़ते हैं तो उनको कंपाउंड प्रपोजिशंस बोलते हैं। हमने इनको नोटेशंस में लिखना है। तो देखें, रोजेज़ आर रेड, जो गुलाब होते हैं वो सुरख होते हैं, एंड वायलट्स आर ब्लू। देखें, ये जो एंड है ना, इसको हमने इस्तेमाल करके ये पहली प्रपोजिशन इसको पी हमने लिखा, और ये जो दूसरी प्रपोजिशन है अगर ये क्यू है तो पी और क्यू को हमने एंड कंजक्चर के ज़रिए जोड़ दिया दोनों को। ठीक है, दोनों को हमने दो प्रपोजिशंस को हमने एंड का इस्तेमाल करके जोड़ दिया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जॉन इज़ इंटेलिजेंट और स्टडीज़ एवरी नाइट। तो देखें, ये पी स्टेटमेंट है और ये क्यू स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को हमने और के ज़रिए, और जो कंजक्चर है उसके ज़रिए हमने जोड़ दिया है। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले ये रोजेज़ आर रेड को हमने पी बोला और दरमियान में एंड है, और एंड को हम इस तरह हैड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और वायलट्स आर ब्लू। ठीक है, और इसको हमने अगर क्यू स्टेटमेंट बोला, ये पी स्टेटमेंट है, ये क्यू स्टेटमेंट है, और इनके दरमियान एंड है, तो इसको हम लिखेंगे पी एंड क्यू। जॉन इज़ इंटेलिजेंट, और को हम इस तरह करके उल्टी हैड से लिखते हैं। ठीक है, तो देखें, ये पी स्टेटमेंट है और ये क्यू स्टेटमेंट है, दरमियान में और आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे पी और क्यू। ठीक हो गया। अब हम इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल देख लें कि ये पी क्यू, ठीक है, दो आपने ट्रू लेने हैं। पी के लिए दो ट्रू दो फॉल्स, क्यू के लिए आपने क्यू के लिए आपने एक ट्रू एक फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स। तो देखें, एंड जो है जो कंजंक्शन, इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं और इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। ये जो एंड है इसको कंजंक्शन बोलते हैं और इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। जो एंड है वो कब ट्रू होता है? जब दोनों ट्रू हों। एंड जो है वो तब ट्रू होता है जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों। तो देखेंगे आप यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो एंड हमारा ट्रू हो गया। बाकी में एक एक फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं, तो ये सारे क्या हो गए? फॉल्स हो गए। आपने याद रखना है कि जो एंड है वो तब ट्रू होता है जब दोनों ट्रू हों, और जो डिसजंक्शन है या और है ये कब ट्रू होता है? जब एक भी ट्रू हो जाए, कोई एक ट्रू हो जाए। तो देखें, ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू आ गया, इसमें एक ट्रू है तो ट्रू, इसमें एक ट्रू है तो ट्रू। ये दोनों फॉल्स होंगे तो तब फॉल्स होगा। अब अगर आपने किसी स्टेटमेंट की, ये तो डिसजंक्शन और कंजंक्शन आ गए। अब अगर आपने किसी की नेगेशन करनी है, नेगेशन का क्या मतलब है? कि नॉट लगाना है। कि अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट है कि पेरिस इज़ इन फ्रांस, तो इसकी नेगेशन पी, इसकी नेगेशन, इसको नेगेशन पी या नॉट पी भी पढ़ते हैं। नेगेशन पी या नॉट पी पढ़ते हैं कि पेरिस इज़ नॉट इन फ्रांस, कि पेरिस जो है वो फ्रांस में नहीं है। सिंपल हमने क्या करना है? नॉट लगा देना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि शो बाय ट्रुथ टेबल दैट पी इम्प्लाइज क्यू इज़ इक्विवेलेंट टू, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी और क्यू। तो आपने इन दोनों को ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करके शो करना है कि इनकी जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं लास्ट पे वो बराबर आती हैं। ठीक है, तो देखें, पहला पी इम्प्लाइज क्यू है, दूसरा नेगेशन पी और क्यू है। तो पी के लिए दो ट्रू दो फॉल्स, क्यू के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लीकेशन कब ट्रू होती है? इम्प्लीकेशन हर उस वक्त ट्रू होती है। आपने याद रखना है कि इम्प्लीकेशन फ़ाल्स कब होती है, सॉरी, आपने ये याद रखना है कि इम्प्लीकेशन फ़ाल्स कब होती है। इम्प्लीकेशन फ़ाल्स तब होती है जब पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और दूसरी फ़ाल्स हो जाए, तो इम्प्लीकेशन आपकी क्या हो जाती है? फ़ाल्स हो जाती है। बाकी ये सारे केसेस में ट्रू रहती है। तो देखें, ये पहली ट्रू दूसरी ट्रू, तो ये ट्रू आ गया। पहली ट्रू दूसरी फ़ाल्स, तो ये फ़ाल्स आ गया। पहली फ़ाल्स, बाकी अब कोई भी हो, पहली फ़ाल्स दूसरी ट्रू, तो ये ट्रू। आपने याद रखना है कि इम्प्लीकेशन तब फॉल्स होती है जब पहली ट्रू हो जाए और दूसरी फॉल्स हो जाए, तो ये फॉल्स हो जाती है। बाकी तमाम केसेस में ये क्या होती है? ट्रू होती है। अब इसको देखते हैं, पी लें क्यू लें, उसी तरह दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। नेगेशन पी करें क्योंकि हमें इसमें नेगेशन पी चाहिए। नेगेशन पी का क्या मतलब है? कि टी है फॉल्स कर दें, टी है फॉल्स कर दें, एफ़ को टी कर दें, एफ़ को टी कर दें। अब नेगेशन पी का आपने और लेना है डिसजंक्शन,
नेगेशन पी और क्यू, यानी इस लाइन का ये वाली नेगेशन पी और इसका आपने क्या लेना है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मैंने क्या बताया था कि अगर एक भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू हो जाता है। अब देखें इन दोनों में एक ट्रू तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू तो ट्रू। अब अगर आप गौर करें सॉरी, इसकी फाइनल वैल्यू और इसकी फाइनल वैल्यू दोनों सेम है, यहाँ पे ट्रू यहाँ पे ट्रू, ये फॉल्स ये फॉल्स, ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए। अगर दोनों की लास्ट वैल्यूज़ आपस में बराबर आ गई हैं तो दोनों क्या हो गए, आपस में लॉजिकली इक्विवेलेंट हो गए। आप अब एक और क्वेश्चन है कि ट्रुथ टेबल से आपने रिप्रेजेंट करना है कि ये दो स्टेटमेंट्स भी क्या हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P इज़ लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P डबल इम्प्लाइज Q। ठीक है, अब सबसे पहले P लें Q लें। P के लिए दो ट्रू दो फॉल्स, Q के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। सबसे पहले P इम्प्लाइज Q फाइंड करें। P इम्प्लाइज Q, जब दोनों ट्रू तो ट्रू, जब पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो जाए तो फिर ये फॉल्स होता है, जब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो जाए तो फिर फॉल्स होता है। बाकी ये फॉल्स ये ट्रू तो ट्रू, दोनों फॉल्स तो ट्रू। अब आपने क्या करना है, Q इम्प्लाइज P करना है। अब Q को पहले, इसको पहले रखना है और इसको बाद में रखना है। तो देखें ये दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो ट्रू ही रहेगा। अगर पहला ट्रू हो गया और दूसरा फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स हो गया, तो पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स, तो ये आंसर इसका ट्रू ही रहेगा। अब आपने इन दोनों का क्या करना है, एंड करना है। दोनों का क्या करना है, डिसजंक्शन कंजंक्शन करना है, दोनों को एंड करना है। तो एंड कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होते हैं। तो देखें ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, बाकी सारे ये इनमें एक फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स, ये टी है, दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू। अब P डबल इम्प्लाइज Q, P डबल इम्प्लाइज Q, P और Q हैं और इनका आपने डबल इम्प्लाइज फाइंड करना है। डबल इम्प्लाइज कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो जाए या फॉल्स हो जाए। डबल इम्प्लाइज कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू हो जाएं दोनों फॉल्स हो जाएं, यानी दोनों की वैल्यू सेम हो जाएं। देखें P भी ट्रू Q भी ट्रू, तो आंसर डबल इम्प्लाइज का ट्रू। ये एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स, एक फॉल्स एक ट्रू तो फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गए तो भी आंसर डबल इम्प्लाइज का ट्रू आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम है तो ये दोनों लॉजिकली क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल ऑफ कंपाउंड प्रपोजिशन P इम्प्लाइज Q और नेगेशन P इम्प्लाइज R। तो देखें जब तक हमारे पास दो वेरिएबल्स P और Q थे तो हम चार वैल्यूज़ ले रहे थे। अब हमारे पास तीन वेरिएबल्स आ गए P Q और R। तो इसके लिए हम P के लिए पहले चार ट्रू चार फॉल्स, Q के लिए दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, R के लिए एक ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब देखें इसमें हमें सबसे पहले नेगेशन P चाहिए, नेगेशन P भी चाहिए तो नेगेशन P कर दें। पहले चार ट्रू थे तो चार फॉल्स कर दें, आखिरी चार फॉल्स थे तो ट्रू कर दें। ठीक है, फिर आपने सबसे पहले करना है P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q आपको फाइंड करना आता है। P इम्प्लाइज Q कब फॉल्स होता है, जब पहला ट्रू हो जाए और दूसरा फॉल्स हो जाए, फिर ये फॉल्स होता है, बाकी केसेस में ये ट्रू रहता है। फिर आपने क्या करना है, नेगेशन P ये फाइंड कर लिया, फिर नेगेशन P और R, यानी इसका और इसका नेगेशन P को पहले रखें और R को बाद में रख के इम्प्लाई फाइंड करें, इम्प्लीकेशन। तो वो भी इम्प्लीकेशन भी आपको पता है, अभी ये हम ऐसे ही फाइंड करके आए हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, दोनों का डिसजंक्शन और फाइंड करें। और कब डिसजंक्शन जो है वो कब ट्रू होता है, जब कोई भी एक ट्रू हो जाए। इसका और इसका आपने डिसजंक्शन फाइंड करना है। तो देखें लास्ट पे आपका आंसर ये टी सारे ट्रू आ जाएंगे। तो ऐसा आंसर जो लास्ट पे सारा आपको ट्रू मिले, उसको हम कंपाउंड प्रपोजिशन को टोटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऐसी प्रपोजिशन जिसके लास्ट पे तमाम आंसर्स ट्रू आ जाएं उसको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट भी आगे जाकर पढ़ते हैं। तो देखें इसके तमाम लास्ट आंसर टोटोलॉजी है, फाइनल आंसर इसका ट्रू है सारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट P और नेगेशन P इज़ अ टोटोलॉजी एंड P एंड नेगेशन P इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। अगर तो किसी कंपाउंड प्रपोजिशन के तमाम आंसर ट्रू आ जाएं तो हम उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। अगर किसी कंपाउंड प्रपोजिशन के तमाम आंसर फॉल्स आ जाएं तो उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। अब ये जो चीज़ है ये टोटोलॉजी, आपने इसको प्रूव करना है ट्रुथ टेबल की मदद से, और इस चीज़ को आपने कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखें P जब एक ही है, आपके पास क्या है, एक ही वेरिएबल है P, तो एक ट्रू ले लें एक फॉल्स ले लें। नेगेशन P करेंगे तो ट्रू फॉल्स में बदल जाएगा और फॉल्स ट्रू में चला जाएगा।
अब पी और नेगेशन पी का आपने डिसजंक्शन लेना है। तो डिसजंक्शन में क्या होता है, कोई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू होता है। तो देखें ये दोनों में, यहाँ पे भी ट्रू हमें मिल गया, यहाँ पे भी ट्रू मिल गया, तो इसका आंसर ट्रू ट्रू। तो देखें पी डिसजंक्शन नेगेशन पी सारे वैल्यू ट्रूज आ गई, तो इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। और जब आप इसका डिसजंक्शन दोनों का लेंगे, पी नेगेशन पी का डिसजंक्शन लेंगे तो सारी वैल्यूज़ फॉल्स आएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा। अब हम कुछ लॉज ऑफ लॉजिक्स हैं, उनको आपने बाय हार्ट याद रखना है, ठीक है। ये आपने बहुत ज़्यादा आके जाके आपको काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, इनको आपने बाय हार्ट याद रखना है क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। अगर आप किसी स्टेटमेंट का उसी स्टेटमेंट के साथ डिसजंक्शन करेंगे तो आपको वो स्टेटमेंट दोबारा वही मिल जाएगी। अगर आप किसी स्टेटमेंट का उसी स्टेटमेंट के साथ कंजंक्शन करेंगे तो वो स्टेटमेंट आपको वही मिल जाएगी। इसको हम इडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन में आपको इस्तेमाल हो सकें। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आप पहले पी डिसजंक्शन क्यू करें और बाद में डिसजंक्शन करें आर के साथ, या आप क्या करें क्यू डिसजंक्शन आर एसोसिएटिव लॉ के, जिस तरह हम इस तरह करते हैं ना, 2+3 पहले करें +5, या 2+3+5, चाहे आप 2+3 पहले करके बाद में 5 करें या 3+5 करके बाद में 2 करेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ लॉजिक्स में भी होता है कि अगर आप पी डिसजंक्शन क्यू करें और बाद में उसका डिसजंक्शन आर के साथ करें, या पहले क्यू का डिसजंक्शन आर करके उसका डिसजंक्शन बाद में पी के साथ करें, तो ये बराबर होंगे। इसी तरह कंजंक्शन के साथ भी सेम है कि आप पी का कंजंक्शन अगर क्यू के साथ करें बाद में आर के साथ करें, या क्यू का कंजंक्शन आर के साथ करके बाद में पी के साथ करें, तो ये बराबर आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ है। इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ भी सेम है कि अगर आप पी का डिसजंक्शन करें क्यू के साथ या क्यू का डिसजंक्शन करें पी के साथ, दोनों बराबर आएंगे। इसी तरह डिसजंक्शन कंजंक्शन पी का कंजंक्शन क्यू के साथ या क्यू का कंजंक्शन पी के साथ, दोनों बराबर आएंगे। और इस लॉ को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कंजंक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिसजंक्शन पर। अंदर डिसजंक्शन है, बाहर कंजंक्शन है। तो पी जो है वो क्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, पी क्यू के साथ, और दरमियान में कंजंक्शन आ जाएगा। तो पी कंजंक्शन क्यू ये वाला दरमियान में आएगा, फिर पी जो है वो आर के साथ होगा, लेकिन दरमियान में क्या रहेगा, एंड रहेगा, ठीक है। इसी तरह अब ये जो डिसजंक्शन है वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कंजंक्शन पे। तो पी ज़रब खाएगा क्यू के साथ, दरमियान में कौन सा आएगा, ये वाला। तो पी डिसजंक्शन क्यू, फिर दरमियान में दोनों के ये आएगा कंजंक्शन आ गया, क्योंकि जो डिसजंक्शन है वो कंजंक्शन पे डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फिर पी जो है वो आर के साथ ज़रब खाएगा, लेकिन दरमियान में ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर आप किसी पी स्टेटमेंट का एंड करें टोटोलॉजी के साथ तो वो आपको पी ही मिलेगा। अगर आप किसी पी स्टेटमेंट का और करें कंट्राडिक्शन या फॉल्स स्टेटमेंट के साथ तो वो आपको पी ही मिलेगा। ये आइडेंटिटी लॉज है। अगर आप पी का कंजंक्शन डिसजंक्शन करें टी के साथ तो आपको टी मिलेगा। अगर पी का आप कंजंक्शन करें एफ़ के साथ तो आपको एफ़ मिलेगा। इसको आप डोमिनेशन लॉ कहते हैं। अगर आप नेगेशन पी की दोबारा नेगेशन कर दें, डबल नेगेशन करें तो आपको दोबारा पी मिल जाएगा। तो ये डबल नेगेशन लॉ है। नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉर्गन्स लॉ कि अगर आप नेगेशन करें पी एंड क्यू की, नेगेशन करें पी एंड क्यू की तो पी नेगेशन पी पे भी चला जाएगा और क्यू पे भी नेगेशन चला जाएगा, लेकिन दरमियान वाले जो सिंबल है अगर वो एंड किया है तो आर बन जाएगा। इसी तरह अगर नेगेशन पी और क्यू है, नेगेशन पी और क्यू, तो नेगेशन पी पे भी चला जाएगा और दरमियान वाली सिंबल और की जगह पे एंड हो जाएगी और क्यू पे भी नेगेशन चला जाएगा। इसको डिमॉर्गन लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पी और पी एंड क्यू। तो देखिए इसमें दो पीज़ हैं और क्यू एक है, तो क्यू जो है वो दो पी में अब्ज़ॉर्ब हो के आंसर आपको पी मिलेगा। इसी तरह दो पीज़ में ये भी क्यू है तो इसमें भी पी जो है वो क्यू जो है अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा पी में, तो इसको अब्ज़ॉर्प्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है, यानी पी जो है यानी क्यू जो है वो दो पी में अब्ज़ॉर्ब हो गया। अगर आप पी का और करें नेगेशन पी के साथ तो आपको ट्रू मिलता है। अगर पी का आप एंड करें नेगेशन पी के साथ तो आपको फॉल्स मिलता है। इसको नेगेशन लॉ बोलते हैं। क्योंकि देखें अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है और नेगेशन पी जो है वो फॉल्स हो गया, अगर ये ट्रू है तो नेगेशन पी फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू और फॉल्स का जो
और होता है वो ट्रू होता है, क्योंकि और जो है कब ट्रू होता है, जब कोई एक भी ट्रू हो जाए। तो ये ट्रू था, ये फॉल्स था, तो आंसर ट्रू आ गया। इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शो दैट बाई लॉज ऑफ लॉजिक्स। ये जो हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन है, इसको हमने क्या शो करवाना है, इक्विवेलेंट शो करवाना है कि ये स्टेटमेंट जो है वो इसके इक्विवेलेंट है। तो आप इसको लेके चलें और इसके बराबर प्रूव कर दें लॉ ऑफ लॉजिक इस्तेमाल करके। तो देखें मैंने ये वाला साइड लेके इसके बराबर साबित किया। तो सबसे पहले ये साइड लें, तो सबसे पहले आपने डिमॉर्गन का लॉ अप्लाई करना है, क्योंकि बाहर नेगेशन है, अंदर पहली स्टेटमेंट पी है और ये पूरी स्टेटमेंट क्यू है, और दरमियान में क्या है और। तो नेगेशन पी पे भी चला जाएगा, नेगेशन पी बन गया, दरमियान वाली सिंबल चेंज हो गए, एंड बन गई, और ये जो नेगेशन है वो इस पूरी स्टेटमेंट क्यू, इस पूरी स्टेटमेंट पे, ये वाली पूरी स्टेटमेंट पे भी नेगेशन लगेगा। ये देखें मैंने क्या किया, डिमॉर्गन लॉ अप्लाई किया ना। डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, नेगेशन पी और क्यू अगर हो तो उसको हम लिखते हैं नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो देखें नेगेशन यहाँ पे पी जो है, यहाँ पे पी जो है वो पहली स्टेटमेंट है, और क्यू की जगह पे ये पूरी स्टेटमेंट ये वाली है। तो नेगेशन जो है वो पी पे भी चला जाएगा, और ये वाला दरमियान वाला सिंबल और से एंड में चेंज हो गया, तो नेगेशन जो है वो इस पूरी स्टेटमेंट पे भी चला जाएगा। हमने एक दफ़ा डिमॉर्गन लॉ अप्लाई कर दिया। अब ये जो नेगेशन पी है वैसे ही आ गया, ये वाला एंड भी वैसे ही आ गया। अब अगेन ये वाला नेगेशन जो है इस पे डिमॉर्गन लॉ की सूरत में अप्लाई होगा। तो देखिए ये वाला नेगेशन, पहली स्टेटमेंट नेगेशन पी पे भी चला जाएगा, नेगेशन इंटू नेगेशन पी आ जाएगा, ये दरमियान वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, और ये नेगेशन क्यू पे भी चला जाएगा, अगेन डिमॉर्गन लॉ। अब ये डबल नेगेशन आ गई, डबल नेगेशन की जगह से पी आ जाएगा, डबल नेगेशन पे नेगेशन ख़त्म हो गया, पी आ गया, बाकी सारी चीज़ हमने वैसे ही लिख दी। ठीक है, अब आप देखें कि अब हाँ हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। नेगेशन पी, पी से ज़रब खाएगा, और दरमियान में ये वाला सिंबल आएगा, फिर बड़ा जो दरमियान वाला सिंबल है वो ये आएगा, और ये आ गया नेगेशन पी, इसके साथ नेगेशन क्यू के साथ भी ज़रब खाएगा, नेगेशन पी पी के साथ खाया, फिर नेगेशन पी नेगेशन क्यू के साथ ज़रब खाएगा, दरमियान में इनके ये एंड आएगा, क्योंकि जो एंड है वो और पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दरमियान में मेन जो सिंबल है वो ये वाला, यही वाला रहेगा जो अंदर होता है। ठीक है, दरमियान में ये वाला सिंबल यही रहता है, और ये जो सिंबल है ये दोनों पे डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया। अब हमने ये एक लॉ पढ़ा था, नेगेशन पी का अगर आप एंड करें पी के साथ तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट मिलती है। ये वाला सिंबल वैसे ही आया, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये वाला हमने वैसे ही लिख दिया। तो अगर आप किसी फॉल्स स्टेटमेंट का किसी भी स्टेटमेंट के साथ और करें तो वो स्टेटमेंट हमें वैसे ही हासिल होती है। तो देखें अगर हमने फॉल्स के साथ इसका डिस्टिंक्शन लिया तो ये पूरी स्टेटमेंट हमें वैसे ही मिल गई। तो ये देखें हमारा फाइनल आंसर ये आ गया, ये आइडेंटिटी लॉ हमने इस्तेमाल किया। तो ये जब स्टेटमेंट आ गई तो ये तो वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे इस तरफ शो करवानी है, दूसरी तरफ। ये देखें ठीक हो गया। तो देखें हमने ये चीज़ शो करवा दी। शो दैट पी एंड क्यू इम्प्लाइज पी और क्यू इज़ अ टोटोलॉजी। हमने शो करवाना है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन ये क्या है, एक टोटोलॉजी है। तो आप देखें ये हमने ये साइड लेके चले हैं। ठीक है, अब इसमें एक रूल इस्तेमाल होगा कि पी इम्प्लाइज क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू। अब देखें ये हमारे पास पहली पूरी स्टेटमेंट पी है, ये पूरी स्टेटमेंट क्यू है, और दोनों के दरमियान क्या है, इम्प्लाई। तो पी इम्प्लाइज क्यू को हम ये चीज़ लिखेंगे। तो देखें यहाँ पे पी की जगह पे ये पी एंड क्यू है, तो इसके साथ नेगेशन आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें कि पी स्टेटमेंट की जगह पे ये पूरी स्टेटमेंट है, और क्यू की जगह पे ये पूरी स्टेटमेंट है, और हमने आगे इसको भी ऐसे ही ट्रीट करना है कि ये पी की जगह पे हमने पी एंड क्यू लिखें, साथ इसके नेगेशन आ गया, ये और आ गया, ये आ गया, क्यू की जगह पे ये स्टेटमेंट है तो हमने ये लिख दी। अब इस पर डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें, पी जो है वो नेगेशन पे भी चला जाएगा, दरमियान वाला सिंबल चेंज हो जाएगा, और नेगेशन क्यू पे भी चला जाएगा। ये वाली चीज़ वैसे ही आ गई, ये डिमॉर्गन लॉ लगा दिए हमने। अब आपने क्या करना है कि जो पी वाली टर्म्स हैं वो एक ब्रैकेट में कर दें, और क्यू वाली टर्म्स को एक ब्रैकेट में कर दें। इसको एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ हमने दोनों को इकट्ठा लगा दिया है। मैं इजी वर्डिंग में बता रहा हूँ कि पी वाली स्टेटमेंट एक ब्रैकेट में, क्यू वाली स्टेटमेंट एक ब्रैकेट में। तो नेगेशन पी और पी जब ये करेंगे तो हमें ट्रू मिलता है, नेगेशन क्यू और क्यू ये भी करें तो ट्रू मिलता है। जब टी और टी करें, टी का डिस्जंक्शन करें टी के साथ तो हमें टी ही मिलता है।
ये डोमिनेशन लॉ है हमारा, डोमिनेशन लॉ के ज़रिए, ठीक है। जब टी का हम टी के साथ ही और करें तो हमें टी मिलता है, ये डोमिनेशन लॉ है। तो देखें फाइनल आंसर हमारा टी आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंपाउंड प्रपोजिशन थी वो क्या थी, वो एक टटालॉजी थी। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट कन्वर्स कॉन्ट्रापोजिटिव इनवर्स ऑफ। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड प्रपोजिशन। हमने उसका कन्वर्स लिखना है, कॉन्ट्रापोजिटिव लिखना है और इनवर्स लिखना है। स्टेटमेंट हमारे पास यह है कि ए पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ प्राइम ओनली इफ़ इट हैज़ नो डिवाइज़र अदर देन वन एंड इटसेल्फ। कि हमारे पास वो कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो प्राइम कब होगा, जब उसका वन और उसके अलावा कोई भी डिवाइज़र ना हो, ठीक है। तो इसको हम ज़रा पी इम्प्लाइज क्यू की शक्ल में ज़रा सीधा करके सबसे पहले लिखेंगे कि इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ प्राइम, अगर कोई भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर प्राइम होगा, देन इट हैज़ नो डिवाइज़र अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो देखें ये जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई थी ये थोड़ी गड़बड़ वाली थी। हमने क्या किया, इसको सबसे पहले इफ़ पी देन क्यू या पी इम्प्लाइज क्यू, इफ़ पी देन क्यू या पी इम्प्लाइज क्यू की शक्ल में लिख लिया कि इफ़ पी देन क्यू, ठीक है। इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ प्राइम देन इट हैज़ नो डिवाइज़र अदर देन वन एंड इटसेल्फ। अब आपकी ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ओके फॉर्म में आ गई है। अब सबसे पहले कन्वर्स फाइंड करें। कन्वर्स का क्या मतलब होता है कि क्यू को पहले ले जाएं, पी को बाद में ले जाएं। तो क्यू इम्प्लाइज पी। तो क्यू हमारा क्या था, क्यू हमारा ये था कि इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज़ नो डिवाइज़र्स अदर देन वन एंड इटसेल्फ देन अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ प्राइम। यानी कि जो पहली स्टेटमेंट थी अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ प्राइम, वो हम लास्ट पे ले गए क्योंकि पी को हमने बाद में ले लिया और क्यू को हमने पहले, ये वाला हिस्सा जो था जो लास्ट पे इट हैज़ नो डिवाइज़र अदर देन वन एंड इटसेल्फ, ये हिस्सा हम पहले ले गए कि अगर कोई इंटीजर उसके पास कोई डिवाइज़र नहीं है अपने और वन के अलावा, देन ए पॉजिटिव इंटीजर इज़ अ प्राइम, ठीक है। यानी क्यू को पहले पूरी स्टेटमेंट को लिख लिया और पी को बाद में। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, आपने जगह भी चेंज करनी है, क्यू को पहले लेके जाना है और पी को बाद में, और साथ दोनों स्टेटमेंट्स के साथ नॉट लगा देना है, नेगेशन करनी है कि इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज़ अ डिवाइज़र अदर देन वन एंड इटसेल्फ देन इट इज़ नॉट प्राइम। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल जो केस था उसमें नो आ रहा था। सबसे पहले असल स्टेटमेंट देखें उसमें नो आ रहा था, तो जब आप नो का दोबारा नोट करेंगे तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट में चली जाएगी कि इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर हैज़ अ डिवाइज़र अदर देन वन एंड इटसेल्फ देन इट इज़ नॉट प्राइम। तो एक्चुअल स्टेटमेंट में आपने क्या किया कि जो नॉट था, एक नॉट पहले ही आ रहा था, फिर आपने उसका नेगेशन क्यों किया तो वो नॉट जो है वो ख़त्म हो गया और पी का नेगेशन किया तो नॉट प्राइम आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वर्स। इन्वर्स में आपने जगह नहीं चेंज करनी बल्कि दोनों के साथ नॉट लगाना है। सिर्फ पी को पहले रहने देना है, क्यू को बाद में रहने देना है, तो सिर्फ नॉट लगाना है। इफ़ अ पॉजिटिव इंटीजर इज़ नॉट प्राइम, ये पी स्टेटमेंट थी, पी के साथ हमने नॉट लगा दिया। देन इट हैज़ अ डिवाइज़र अदर देन वन एंड इटसेल्फ। लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट में इस यहाँ पे नो आ रहा था, तो हमने जब दोबारा इसका नॉट लगाया तो वो नो ख़त्म हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द फॉलोइंग आर्गूमेंट इन्वॉल्विंग प्रोपोजिशंस। इफ़ यू हैव अ करंट पासवर्ड देन यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है यू हैव अ करंट पासवर्ड देयरफॉर यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें तीन स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इनमें दो जो हैं वो हमारे पास प्रिमिसेस हैं और एक कंक्लूजन है। तो हमने इनको इस्तेमाल करके बताना है कि क्या ये आर्गूमेंट जो है वैलिड है या नहीं। तो देखें जो पहली इफ़ यू हैव अ करंट पासवर्ड, यू हैव अ करंट पासवर्ड को अगर हम पी बोल दें, यू कैन लॉग ऑन टू द नेटवर्क इसको अगर हम क्यू बोल दें, तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये पी इम्प्लाइज क्यू की शक्ल की बन रही है। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि यू हैव अ करंट पासवर्ड, ये पी बन रही है, इसको हमने पी बोला था ना। तो पहला प्रिमिसिस हमारा पी इम्प्लाइज क्यू और दूसरा प्रिमिसिस हमारा पी, और देयरफॉर का मतलब होता है देयरफॉर के बाद होती है कंक्लूजन। ये वाली पूरी जो है वो क्या है, कंक्लूजन है, और इसको हमने क्यू बोला था, इसको क्यू बोला था। तो ये देयरफॉर का सिंबल डालें 3 डॉट्स और क्यू डालें। तो ये जो हमारे पास है ये एक रूल है मोडस पोनेंस। अगर आपके पास एक प्रिमिसिस हो पी इम्प्लाइज क्यू, दूसरा प्रिमिसिस पी हो और आपका कंक्लूजन हो क्यू, तो आपने क्या करना है कि आपका जो होगा वो
मॉडस पोनस बनेगा। और अगर कोई भी आर्गूमेंट आपका मॉडस पोनस के शक्ल का बन जाए तो वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा वैलिड आर्गूमेंट होगा। तो आपने क्या करना है कि इसको ट्रूथ टेबल से भी देखना है कि अगर P इम्प्लाइज Q, अगर आप इन दोनों प्रीमिसेस का एंड करें किसके साथ, कंक्लूजन के साथ, Q के साथ, अगर वो टोटोलॉजी आ जाती है तो आपका आर्गूमेंट वैलिड होगा। आपने क्या करना है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दोनों प्रीमिसेस का आपने एंड करना है, P इम्प्लाइज Q और P का, P इम्प्लाइज Q और P का आपने एंड करें और इसकी इम्प्लीकेशन करें Q के साथ। तो अगर आपका आंसर जो है वो टोटोलॉजी आता है ट्रूथ टेबल बनाकर, तो आपका आर्गूमेंट क्या होगा, वैलिड होगा। और ये जो शक्ल है ये मॉडस पोनेंस से मिलती है। ये हम आगे रूल्स ऑफ इन्फेरेंस पढ़ेंगे 8, ठीक है। उनमें से जो पहला रूल्स ऑफ इन्फेरेंस है वो मॉडस पोनेंस है। तो उसकी शक्ल अगर उनमें से किसी भी रूल के साथ कोई शक्ल आर्गूमेंट की, किसी आर्गूमेंट की अगर शक्ल उन 8 में से किसी के साथ मिल जाए तो वो आर्गूमेंट भी आपका क्या होगा, वैलिड आर्गूमेंट होगा। तो देखें इसकी शक्ल मॉडस पोनेंस से मिलती है। मॉडस पोनेंस में आपको बताता हूँ कि ये है, ये देखें ये मॉडस पोनेंस है, ठीक है, मॉडस पोनेंस। तो इसकी शक्ल मॉडस पोनेंस से मिलती है। तो ये फिर आप ट्रूथ टेबल से भी साबित कर सकते हैं और रूल ऑफ इन्फेरेंस से भी साबित कर सकते हैं कि ये एक वैलिड आर्गूमेंट है। अब वो हमें कह रहा है कि जो 8 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इन्फेरेंस है वो आपने बताने हैं। तो देखें अगर आपका एक प्रीमिसिस P इम्प्लाइज Q है, दूसरा प्रीमिसिस P है और आपकी कंक्लूजन जो है, ये 3 डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंक्लूजन को। अगर और लाइन लगा के कंक्लूजन आपने नीचे लाइन लगा के लिखनी है, जिस तरह आपने यहाँ पे लाइन लगा के लिखी है ना, इसी तरह नीचे लाइन लगा के अगर आपकी कंक्लूजन Q है तो ये जो शक्ल है ये मॉडस पोनेंस की है। अगर आपका पहला प्रीमिसिस P इम्प्लाइज Q है और दूसरा नेगेशन Q है और आपकी जो कंक्लूजन है वो नेगेशन P बनती है, तो ये आपका कौन सा रूल होगा, ये मॉडस टॉलेंस होगा। इसको कौन सा नाम देते हैं, मॉडस टॉलेंस। थर्ड है हमारे पास कि P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज R, ये दो अगर आपके पास प्रीमिसेस हों और आपका जो कंक्लूजन है वो आपका हो P इम्प्लाइज R, तो ये जो रूल ऑफ इन्फेरेंस है वो बनता है, उसका नाम है हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म। हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म। अगर आपके पास किसी गिवन स्टेटमेंट्स की शक्ल इस तरह की बनती है कि पहला प्रीमिसिस P और Q हो, दूसरा प्रीमिसिस नेगेशन P हो और आपकी कंक्लूजन जो है वो Q आ जाए, तो ये क्या बनता है, ये डिस्टिंक्टिव सिलोजिज्म बनता है। अगर आपके पास सिर्फ एक प्रीमिसिस P हो और आपका जो कंक्लूजन है वो P और Q हो तो इसको एडिशन बोलते हैं। अगर आपका एक प्रीमिसिस P एंड Q हो और कंक्लूजन सिर्फ P हो, इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। अगर आपका एक कंक्लूजन प्रीमिसिस P हो और दूसरा Q हो और आपका जो कंक्लूजन है P एंड Q हो, इसको कंजंक्शन बोलते हैं। अगर P और Q हो और नेगेशन P और R हो और कंक्लूजन आपका ये हो तो इसको रेजुलेशन रूल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 8 रूल्स ऑफ इन्फेरेंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे भी पूछ सकते हैं और आगे भी ये आपके काम आएंगे, ठीक है। ये आपने इनको अच्छी तरह से याद रखना है। तो इनको दूसरे तरीके से अगर तो आपकी ये शक्ल बन जाती है, इट्स ओके, ठीक है। एक तरीका फिर ट्रुथ टेबल का भी है, जो मैं आपको पीछे क्वेश्चन में बता के आया हूँ कि आपने क्या करना है, जितने भी प्रीमिसेस हैं, अगर फ़र्ज़ करें ये आपकी ये शक्ल बन जाती है तो आपके ये 2 प्रीमिसेस हैं ना, इन दोनों प्रीमिसेस का आपने एंड करना है, कंजंक्शन करना है और इम्प्लीकेशन करनी है Q के साथ, जो आपकी कंक्लूजन है। प्रीमिसेस का आपने एंड करना है, एंड करके आपने कंक्लूजन के साथ इम्प्लीकेशन करना है। अगर वो टोटोलॉजी आ जाती है तो वो आपका क्या होगा, वैलिड आर्गूमेंट होगा। तो देखें इस सब के लिए ये चीज़ आपने करनी है कि आपने जो प्रीमिसेस हैं उनका कंजंक्शन करें और जो आपके पास कंक्लूजन है उसके साथ इम्प्लीकेशन करें, इन तमाम रूल्स के लिए। तो अगर वो टोटोलॉजी बनती है तो आपका क्या बनेगा, वो वैलिड आर्गूमेंट बनेगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि इफ़ सोक्रेट इज़ ह्यूमन, ये पहली स्टेटमेंट, इसको हमने सोक्रेट्स इज़ ह्यूमन, इसको P बोल दिया, ठीक है। अगर जो सुकरात है वो एक इंसान है, देन सोक्रेट्स इज़ मॉर्टल, तो इसको हमने Q बोल दिया। सोक्रेट्स इज़ मॉर्टल, इसको हमने Q बोल दिया है। ये सोक्रेट इज़ ह्यूमन, इसको P बोला, सोक्रेट इज़ मॉर्टल, इसको हमने Q बोला। तो ये जो पहला प्रीमिसिस है ये P इम्प्लाइज Q, इफ़ P देन Q, P इम्प्लाइज Q की शक्ल का बन गया। दूसरा ये है कि सोक्रेट्स इज़ ह्यूमन, सोक्रेट्स इज़ ह्यूमन, इस स्टेटमेंट को हमने P का नाम दिया था तो दूसरा प्रीमिसिस हमारा P बन गया। देयरफॉर, ये कंक्लूजन, ये देयरफॉर की निशानी है, लाइन लगा के नीचे देयरफॉर लिखें। सोक्रेट्स इज़ मॉर्टल, ये कंक्लूजन है और इसको हमने किसका नाम दिया था, Q का, तो ये Q आ गया। तो ये देखें ये किसका
किसकी शक्ल बन गई, ये P इम्प्लाइज Q और P ये तो मॉडस पोनेंस की है, पहला जो रूल ऑफ इन्फेरेंस है मॉडस पोनेंस की है। तो देखें आल्सो कंक्लूजन इज़ ट्रू एज प्रिमिसेस आर ट्रू। तो देखें अगर प्रिमिसेस भी ट्रू हैं तो कंक्लूजन को हम कह सकते हैं कि वो भी ट्रू है। अगर दोनों प्रिमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब एक और करते हैं कि इफ़ इट स्नोज टूडे ये जो पहली स्टेटमेंट है इसको हमने P का नाम दिया कि इट स्नोज टूडे, देन यूनिवर्सिटी विल क्लोज्ड, इसको हमने Q का नाम दे दिया कि यूनिवर्सिटी विल क्लोज्ड, इसको हमने Q का नाम दे दिया। इफ़ इट स्नोज टूडे को हमने P स्टेटमेंट का नाम दिया, यूनिवर्सिटी विल क्लोज्ड इसको Q का नाम दे दिया। द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट क्लोज्ड टूडे देयरफॉर इट डिड नॉट स्नो टूडे। तो देखें ये जो पहली स्टेटमेंट है वो इफ़ P देन Q यानी P इम्प्लाइज Q की शक्ल की है। द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट क्लोज टूडे, नॉट क्लोज का क्या मतलब है कि P की Q की नेगेशन हो गई है। ये हमारी Q था, ये Q स्टेटमेंट थी और Q के साथ नॉट लग गया है कि यूनिवर्सिटी विल नॉट क्लोज टूडे, यूनिवर्सिटी इज़ नॉट क्लोज्ड टूडे। तो दूसरा प्रिमिसेस हमारा नेगेशन Q आ गया और देयरफॉर इट डिड नॉट स्नो टूडे। डिड नॉट का मतलब है कि आज बर्फ़बारी नहीं होगी, तो ये P स्टेटमेंट थी तो नॉट आ गया तो नेगेशन P कंक्लूजन में आ गया, कंक्लूजन में क्या आ गया, नेगेशन P आ गया। तो अगर आप ये वाली शक्ल देखें, ये वाली शक्ल, तो ये तो इसके साथ मिलती है मॉडस टॉलेंस के साथ। पहले क्वेश्चन में जो शक्ल थी वो मॉडस पोनेंस के साथ मिल रही थी, दूसरे में मॉडस टॉलेंस के साथ मिल रही थी। तो ये कौन सा रूल ऑफ इन्फेरेंस इस्तेमाल हुआ है, मॉडस टॉलेंस। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट P ऑफ X डिनोट द स्टेटमेंट X इज़ ग्रेटर दैन 3, व्हाट आर ट्रूथ वैल्यूज़ ऑफ P4 एंड P2। तो देखिए ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दी गई है कि X इज़ ग्रेटर दैन 3। ठीक है, तो हमारे पास X इज़ ग्रेटर दैन 3, हमने क्या करना है P ऑफ 4 और P ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी X की जगह पे पहले 4 पुट करें फिर 3 पुट करें। तो P4 का क्या मतलब है कि X की जगह पे 4 पुट किया तो 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 4 जो है वो 3 से बड़ा होता है, P जो है वो 2 है, यानी X की जगह पे 2 पुट करें तो 2 इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये तो फाल्स स्टेटमेंट हो गई ना। 2 जो है वो 3 से बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ Q इज़ X, Y, अगर Q स्टेटमेंट है 2 वेरिएबल्स में। अब पहले हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी 1 वेरिएबल में, अब जो स्टेटमेंट है वो 2 वेरिएबल्स में है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q X ऑफ Y बराबर आ जाएगा X इज़ इक्वल टू Y प्लस 3। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमने फाइंड करनी है वैल्यूज़, ट्रूथ वैल्यूज़ फाइंड करनी है 1, 2 और 3, 0 की। तो देखें ये वाला पहले पुट करें, X की जगह पे 1 और 2 Y की जगह पे 2, तो 1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3, इसमें पुट करें 1 की जगह पे 2, 1 के X की जगह पे 1, Y की जगह पे 2, तो 1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3। ये तो फाल्स स्टेटमेंट है, 1 जो है वो 2 प्लस 3 के बराबर नहीं होता। अब ये वाला फाइंड करें Q 3, 0, X की जगह पे 3, Y की जगह पे 0, तो 3 इज़ इक्वल टू 0 प्लस 3, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट P ऑफ X इज़ इक्वल टू P ऑफ X इम्प्लाइज X प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन X, व्हाट इज़ ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉर ऑल X P ऑफ X वेयर डोमेन इज़ इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये जो सिंबल है ये होता है फॉर ऑल X, यानी तमाम के लिए। ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगी, ओवरऑल कब ट्रू होगी, जब X की तमाम वैल्यूज़ जो कि रियल नंबर से आ रही हैं, क्योंकि डोमेन उसने क्या बताई है, रियल नंबर। जब X की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो देखें कोई भी आप X की वैल्यू रियल नंबर में से लें, फ़र्ज़ करें हमने 2 लिया, इसमें पुट करें ये वाली जो है X प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो 2 प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर इस प्रपोजिशन में डालें तो वो तमाम रियल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। तो अगर ये तमाम रियल नंबर्स के लिए ट्रू हमने साबित कर दिया और हमने ये साथ सिंबल फॉर ऑल का लगा दिया, तो ये जो ओवरऑल प्रपोजिशन है ये फिर ट्रू हो जाएगी। क्यों ट्रू हो जाएगी? क्योंकि ये तमाम रियल नंबर्स के लिए हमने, आप कोई भी इसमें रियल नंबर डालेंगे तो ये तमाम रियल नंबर्स के लिए ऐसा एग्जिस्ट करेगा, तो ये सिंबल फिर ट्रू है। दूसरी सिंबल होती है इस तरह की देयर एग्जिस्ट की, ठीक है, वो फॉल्स होती है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें अगर कोई इसमें से एक भी रियल नंबर जो है वो इसको फॉल्स प्रूव कर देता, फिर ये ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जानी थी, क्योंकि उसने कहा कि फॉर ऑल एक्स के लिए ये स्टेटमेंट तमाम एक्स के लिए होनी चाहिए ट्रू, और एक्स हमारा रियल नंबर से आ रहा है। अगर कोई भी एक्स आप ऐसा डाल देते हैं, रियल नंबर ऐसा डाल देते हैं कि
एक भी रियल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो ये वाली फॉर ऑल एक्स वाली जो स्टेटमेंट है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको बोलते हैं कि ये तमाम एक्स के लिए ट्रू थी, ये फिर ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमें एक ऐसा एक्स मिल गया, एक ऐसा रियल नंबर मिल गया जिसके लिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है, तो ये ओवरऑल फिर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसकी रीज़न थी, ये आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रोपोजिशन देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू पी एन प्लस 4 इज़ लेस दैन 7 इज़ ट्रू सिंस। तो देखें आपके पास कोई ना कोई ऐसा एन जो है वो ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा एन, अगर आपको कोई भी एक एन पॉजिटिव इंटीजर से मिल जाता है कि जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि इसमें अगर हम 1 एन की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 प्लस 4 लेस दैन 7 है, तो 5 जो है वो लेस दैन 7 है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अगर ये जब ऐसा सिंबल होगा देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अगर आपको कोई भी एक वैल्यू मिल जाती है जो जिसके लिए ये ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट, तो हमारी स्टेटमेंट सारी ट्रू हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे वो उल्टा ए फॉर ऑल वाला सीन आता है, उसके लिए हमें तमाम जो रियल नंबर्स हैं, जो तमाम जो डोमेन है, उसके लिए हमें वो ट्रू मिलनी चाहिए, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए अगर हमें एक भी केस हमें सही मिल जाता है, ट्रू मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं कि वो ओवरऑल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाती है। तो देखें यहाँ पे 1 और 2, अगर आप इसमें n की जगह पे 1 और 2 डालें, अगर सिर्फ एक नंबर भी हमें मिल जाता तो ये सारी स्टेटमेंट ट्रू हो जानी थी। लेकिन हमें यहाँ पे 2 मिल गया, 2 नंबर मिल गए, कोई मसला नहीं है, फिर भी ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने खुद करनी है। ठीक है, कि फॉर ऑल एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। तो देखें ये जो है वो ऐसा कोई नंबर है जिसका आपको स्क्वायर रूट जो है कि एक्स, अगर फ़र्ज़ करें एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज़ दैट कि एक्स जो है वो 2 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, एक्स जो है फिर किसके बराबर है, 2 का स्क्वायर रूट। लेकिन 2 का स्क्वायर रूट तो रियल नंबर है, तो ये आपको ऐसा एक रियल नंबर मिल गया, तो एक रियल नंबर ऐसा मिल गया है। इन तमाम की जो डोमेन है वो एक्स जो है वो रियल नंबर से आएगी। ठीक है, तो रियल नंबर से आएगी, तो आपको एक ऐसा रियल नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर रूट एक्स के बराबर है, यानी कि ऐसा आपको एक एक्स मिल गया जिसका आप स्क्वायर करें तो 2 के बराबर है। वो कौन सा रियल नंबर है, वो 2 का स्क्वायर रूट है। तो एक अगर आपको मिल गया तो देयर एग्जिस्ट लगा हुआ है, ये वाली सिंबल है, अगर एक भी मिल गया तो ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगी। तो आपको दूसरे क्वेश्चन में आपको कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर रूट कोई रियल नंबर हो। रियल नंबर में तो -1 स्क्वायर रूट के नीचे आता ही नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह ये आपने नेक्स्ट भी आपने ये लास्ट पे देखें कि कोई भी स्क्वायर रूट है, ये देखें फ़र्ज़ करें 1 का स्क्वायर करें तो वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, 0 का स्क्वायर करें वो 0 के बराबर आता है। ये इन 2 वैल्यूज़ के लिए ट्रू हैं, लेकिन तमाम रियल नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं है, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये 1-2 रियल, क्योंकि इसमें ये फॉर ऑल के लिए लगा हुआ है ना, तो ये तमाम रियल नंबर्स के लिए ट्रू होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 के लिए तो ये ट्रू साबित हुई है, लेकिन बाकियों के लिए नहीं हुई, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये इस तरह था कि इसका कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट -1 हो, तो ये भी आपको ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा, तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ये भी ओवरऑल फॉल्स हो जाएगी। इसको आपने खुद चेक करना है। ठीक है, कंसीडर द प्रोपोजिशनल फंक्शन पी एक्स एज एक्स इज़ प्राइम विद डोमेन ए इज़ इक्वल टू 2, 3, 5। तो देखें ये हमारे पास फॉर ऑल ऑफ एक्स पी एक्स इज़ ट्रू, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें जब पी ऑफ 2 हमने फाइंड किया तो पी ऑफ 2 जो है वो ट्रू है, क्योंकि एक्स जो है वो प्राइम है, तो पी ऑफ 2 इज़ प्राइम, ये ट्रू है। पी ऑफ 3 ये भी ट्रू है, क्योंकि 3 भी हमारा प्राइम है। पी ऑफ 5 ये भी ट्रू है, क्योंकि ये भी 5 जो है वो भी प्राइम है। देखिए इस आपने स्टेटमेंट में क्या करना है, एक्स की जगह पे 2, 3, 5 पुट करके चेक करना है। जब 2 पुट किया, 2 भी प्राइम है, 2 इज़ प्राइम, 3 इज़ प्राइम, 5 इज़ प्राइम, तो ये सारी स्टेटमेंट्स क्या होगी, ट्रू हो गई। अब जो आपने करना है कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ 2 एंड पी ऑफ 3 एंड पी ऑफ 5। तो देखें मैंने आपको बताया था कि फॉर ऑल के लिए जहाँ पे भी फॉर ऑल होगा उसके लिए तमाम स्टेटमेंट्स ट्रू होनी चाहिए। तो तमाम स्टेटमेंट्स किस में ट्रू होती हैं, एंड के लिए। एंड कब ट्रू होता है, जब तमाम स्टेटमेंट्स ट्रू हों, तो इसमें दरमियान में क्या आएगा, एंड आएगा। ठीक है, तो जब ये तमाम स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तो ये ओवरऑल स्टेटमेंट क्या होगी, फिर ट्रू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर द नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर ऑल एक्स स्क्वायर
ग्रेटर दैन एक्स एंड फॉर देयर एग्जिस्ट एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले देखेंगे द नेगेशन ऑफ दिस इज़, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके साथ नेगेशन का साइन लगा दें। ये मैंने नेगेशन का साइन लगा दिया। तो फॉर ऑल एक्स की जो नेगेशन होती है वो इसमें चेंज हो जाती है देयर एग्जिस्ट एक्स में। फॉर ऑल एक्स की जो नेगेशन है वो देयर एग्जिस्ट एक्स में चेंज हो जाती है, और जो नेगेशन का साइन है वो फिर इस प्रेपोजिशन के साथ चला जाता है। देखें मैंने नेगेशन ऑफ ये देयर एग्जिस्ट में चेंज कर दिया, और ये जो नेगेशन का साइन है वो मैंने स्टेटमेंट के साथ लगा दिया। अब इसकी नेगेशन क्या है, इसकी नेगेशन क्या होगी कि एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा है एक्स से, तो एक्स स्क्वायर बड़ा है, तो बड़ा है जब इसकी नेगेशन करेंगे तो छोटा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। तो देखें फिर देयर एग्जिस्ट एक्स वैसे ही आ गया, और इस स्टेटमेंट की जो हमने नेगेशन की वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा था तो बड़े की नेगेशन हो जाएगी छोटा है और इक्वल टू, ठीक है, वो इसकी नेगेशन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी नेगेशन करनी है, तो इसके साथ नेगेशन लगाएं। तो देयर एग्जिस्ट का जो नेगेशन है वो फॉर ऑल एक्स में चेंज होता है, ठीक है, और ये जो नेगेशन है वो इसके साथ चली जाती है, फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ ये स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 के बराबर है, तो इसकी नेगेशन करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू आ जाएगा। ये फॉर ऑल एक्स वैसे ही आ गया, और एक्स स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल टू 2 के बराबर आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है कि गिव अ डायरेक्ट प्रूफ ऑफ थ्योरम इफ़ n इज़ एन ऑड इंटीजर देन n स्क्वायर इज़ ऑड। डायरेक्ट प्रूफ में हम क्या करते हैं कि हम p को लेट करते हैं और q को, ये पहली स्टेटमेंट जो है इसको p बोलते हैं, दूसरी स्टेटमेंट को q बोलते हैं। तो p यहाँ पे हमारा p स्टेटमेंट होगी n इज़ एन ऑड इंटीजर, q स्टेटमेंट होगी n स्क्वायर इज़ ऑड। हम क्या करेंगे कि p को अज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है, तो उस पर डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो देखें p को हमने अज्यूम किया कि ये ट्रू है, यानी कि p जो है वो ट्रू है, तो ट्रू का क्या मतलब है कि n हमारा क्या है, एक ऑड इंटीजर है। तो n को हम क्या लिख सकते हैं, 2k+1। ऑड नंबर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है ना, ऑड नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2k+1 की शक्ल। अगर कोई इंटीजर n है, ठीक है, और n हमारा ऑड इंटीजर है, और उसको हम इस तरह की शक्ल में 2k+1 की शक्ल में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो k है वो हमारा सेट ऑफ इंटीजर से आएगा। अगर कोई इंटीजर हमारा इवन है तो उसको हम 2k की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2k+1 हमारा ऑड इंटीजर है और 2k हमारा इवन इंटीजर है। तो जब हमने कहा कि p हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी n हमारा ऑड इंटीजर है, तो n को हम इस तरह करके लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर लें इस स्टेटमेंट का, तो स्क्वायर खोल दें, ये आ जाएगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इन दोनों में से 2 कॉमन लेके ये +1 को साइड पे अलहदा रखें। तो अगर आप इस पूरे इंटीजर को, ये भी एक इंटीजर है, इसको आप l के बराबर पुट करें तो हमारा n स्क्वायर, दूसरी तरफ क्या चल रहा था, n स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2l+1 के। तो l हमारा यहाँ पे भी क्या है, इंटीजर है। तो देखें हमने n स्क्वायर को भी उसी शक्ल में लिख दिया, 2k+1 की तकरीबन शक्ल में लिख दिया, उसी फॉर्म में लिख दिया। तो n स्क्वायर हमारा फिर क्या बन गया, वो भी हमारा एक ऑड नंबर बन गया। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। एक और है कि गिव अ डायरेक्ट प्रूफ इफ़ m एंड n आर बोथ परफेक्ट स्क्वायर। अगर m भी एक परफेक्ट स्क्वायर है और n भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर आप m और n को ज़रब देंगे तो उनका जवाब भी एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। इसको भी हमने डायरेक्ट प्रूफ से साबित करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आइडिया दे देता हूँ कि m और n हमने लेने हैं। m भी परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको r स्क्वायर बोल दें, n भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको s स्क्वायर बोल दें। तो जब आप m और n को ज़रब देंगे तो ये r स्क्वायर s स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर और s स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, rs इसका स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर है ना, तो हम इसको इकट्ठा करके यानी rs का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो rs को आप कोई नंबर फ़र्ज़ कर लें, l कर लें, तो ये l का स्क्वायर। तो देखें दोनों का ज़रब दी जब हमने, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के यूज़ अ डायरेक्ट प्रूफ टू शो प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज़ रैशनल। जब 2 रैशनल नंबर्स को ज़रब दें तो रैशनल नंबर आता है। हमने लेट किया कि फर्स्ट नंबर जो हमने लेट किया वो x है, तो जब ये रैशनल नंबर है तो इसको a/b की शक्ल में लिख सकते हैं, और b हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर हमारा y है, उसको हमने c/d लेट कर लिया, क्योंकि ये भी रैशनल है तो रैशनल को हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। तो d हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब दोनों को ज़रब दें, ज़रब दी तो ac/bd आ गया। ac को l पुट करें, bd को m पुट करें, m हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखें इस तरफ xy चल रहा था, ac को हमने l लिखा, इसको हमने m लिखा, तो देखें ये दोनों का प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर ही हमें मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ इनडायरेक्ट मेथड टू प्रूव इफ़ n इज़ एन इंटीजर
यूज एंड 3n+2 इज़ ऑड देन n इज़ ऑड। तो हमने क्या किया, हमने सपोज n इज़ ऑड इज़ फॉल्स, हमने क्या किया कि जो n जो है उसको ऑड जो है उसने बोला है कि n हमारा ऑड है, इसको हमने फॉल्स अज्यूम कर दिया। जब हमने इसको फॉल्स किया तो लास्ट पे हमारा फिर एक फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी। तो देखें जब हमने n इज़ ऑड को फॉल्स गलत साबित किया, लेट किया, तो इसका मतलब है कि अगर n ऑड नहीं है तो n हमारा इवन होगा। जब इवन होगा तो n को हम 2k की शक्ल में लिख सकते हैं। तो यहाँ से n की वैल्यू 2k पुट करें, 3n+2 की जगह पे n की वैल्यू 3 × 2k + 2 पुट करें, जो कि 6k + 2 आ जाएगा। इसको 3n+2 और 2 इसमें कॉमन लेके 3k + 1 आ गया। तो देखें ये हमारा 2 × 3k + 1, 2 × 3k + 1 हमारा क्या आ गया। जब किसी नंबर को हम 2 × सम नंबर लिख सकते हैं, 2 × दिस लिख सकते हैं, तो ये हमारा इवन नंबर आ गया। तो इसका मतलब यह है कि 3n+2 इज़ इवन, देयरफॉर नॉट ऑड। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑड नहीं है। तो देखें हम पहले एक स्टेटमेंट गलत लेके चले थे, लास्ट पे भी हमने इनडायरेक्ट प्रूफ मेथड का मतलब ये है कि पहले हम गलत लेके चले, लास्ट पे भी हमने गलत शो करवा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमने प्रूव करना है कि जो 2 का स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है। कॉन्ट्राडिक्शन का क्या मतलब है कि हम इसको गलत लेके चलते हैं, हम इसको सपोज करते हैं कि ये गलत है कि 2 का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं है बल्कि रैशनल है। हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना है, तो हमने इसको सपोज कर लिया कॉन्ट्राडिक्शन से कि 2 का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नहीं है। तो जब इरेशनल नहीं है तो 2 का स्क्वायर रूट रैशनल होगा। तो जब रैशनल होगा उसको हम a/b की शक्ल में लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में। और यहाँ पे एक शर्त ये है कि a और b जो है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि 2/3 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, कि यानी आप इसको काट नहीं सकते। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। a जो है वो 2 है, फ़र्ज़ करें b जो है वो 3 है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। कॉमन होगा तो हम उसको काट सकते हैं। तो देखें कि अब हमने क्या किया कि कॉन्ट्राडिक्शन लिया, तो लास्ट पे हमारी क्या आ जाएगी, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। हमने क्या किया, हमने ये लेट किया कॉन्ट्रेरी, हमने ये लेट किया कि 2 का स्क्वायर रूट जो है वो रैशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है। उसने हमें कहा है कि प्रूफ के 2 का स्क्वायर रूट इज़ इरेशनल, उसने हमें ये कहा है। हमने इसके उल्ट सपोज कर दिया कि 2 का स्क्वायर रूट इज़ नॉट इरेशनल। तो जब इरेशनल नहीं है वो रेशनल होगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर करें, b² उस तरफ जाएगा, तो 2b² इज़ इक्वल टू a²। तो इसका मतलब ये है कि जो a² है, अगर a² को हम a² जो है वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स सम नंबर। जब 2 टाइम्स सम नंबर है तो इसका मतलब ये है कि ये a² जो है वो इवन है, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। तो जब कोई नंबर इवन होता है तो उसका स्क्वायर भी इवन होता है। तो इसका मतलब अगर a² इवन है तो a भी हमारा इवन है। तो a को हम इस तरह लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल टू 2c वेयर c बिलोंग्स टू z। ये हमने देखें इवन नंबर की डेफिनेशन इस्तेमाल किया है ना, इवन को हम 2k लिख सकते हैं। तो k की जगह पे हमने सिर्फ c लिया है, कोई फ़र्क नहीं है। a को हमने 2c सपोज किया। अब ये जो इक्वेशन ये वाली जो थी, इसमें एक जगह पे पुट करें 2c, तो 2b² इज़ इक्वल टू 4c², स्क्वायर खोल दें तो b² यहाँ पे आ जाएगा 2c²। तो यहाँ पे देखें जब b² को हम 2 × लिख सकते हैं तो b² भी हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। अगर b² इवन नंबर है तो b भी हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। अब देखें यहाँ पे a और b में दोनों में 2 आ रहा है, क्योंकि दोनों नंबर से इवन है। तो जब इवन नंबर्स होंगे तो दोनों में 2 कॉमन होगा, ऊपर भी 2 आएगा और नीचे भी 2 आएगा। लेकिन हमने तो सपोज किया था कि a और b में कोई भी नंबर कॉमन है ही नहीं। तो देखें ये यहाँ पे क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने अजम्पशन की थी वो रॉन्ग थी। ठीक है, जो हमने अजम्पशन की थी वो रॉन्ग थी। तो इसका मतलब यह है कि 2 का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर है एक। नेक्स्ट फाइनल हमारे पास यह है कि प्रूव बाय कॉन्ट्रापोजिशन दैट इफ़ n इज़ एन इंटीजर देन n² इज़ ऑड देन n इज़ ऑड। तो देखें सपोज n इज़ नॉट ऑड, n इज़ इवन। जब हमने इसको सपोज किया कि n जो है वो ऑड नहीं है तो n हमारा इवन होगा। n इवन होगा तो n को हम 2k की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसको दोनों तरफ स्क्वायर करें, n² इज़ इक्वल टू 2k का स्क्वायर, 4k का स्क्वायर। तो यहाँ पे n² इज़ इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लिखें, 2 कॉमन लिख के 2k² अलहदा कर दें। तो देखें यहाँ से n² तो हमें दोबारा इवन नज़र आ रहा है। तो देखें हम गलत लेके चले थे, गलत पे पहुँच गए। तो यहाँ पे हमारा ये प्रूफ कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स हमारी ये जो प्रिपरेशन वीडियो है MTH 104 की सब्जेक्टिव
वो कंप्लीट होगी। ये 2 पार्ट्स में, दोनों पार्ट्स को लाज़मी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और दोस्तों में शेयर करना ज़रूर आपने करना है। और हमें फ़ीडबैक लाज़मी देना है कि आपका पेपर किस तरह हुआ है, कोई कंसेप्ट्स आपके पेपर में आए थे या नहीं आए थे, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वीडियोस पर स्टूडेंट्स, आपका काम है कि इसको ऑनलाइन देखें ताकि हमारा भी फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़। दोनों पार्ट्स आपने देखने हैं, कंपलसरी हैं पेपर को कंप्लीट करने के लिए, दोनों पार्ट्स लाज़मी देखें।